हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑप एम्प के वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट को समझा था। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑप एम्प के एप्लीकेशंस को समझेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि ऑप एम्प बेसिकली एक एम्पलीफायर होता है, लेकिन इसका काम केवल एम्पलीफिकेशन तक ही सीमित नहीं है। ये सिग्नल के साथ कई तरीके के प्रोसेस कर सकता है, जैसे उसे फिल्टर कर सकता है, उसे स्मूथ कर सकता है, राइट। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स, जो ऑप एम्प है इसका इस्तेमाल हम मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट, जिस प्रकार से मैथमेटिकल फंक्शन दो संख्याओं को जोड़ते हैं, उनको सबट्रैक्ट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, ठीक इसी प्रकार से जो ऑप एम्प है वो भी सिग्नल के साथ कई तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता है, जैसे उनको जोड़ सकता है, उनको घटा सकता है, उनका डिफरेंशिएट कर सकता है, उनका इंटीग्रेशन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं एप्लीकेशंस को समझेंगे। और स्टूडेंट्स, इन एप्लीकेशन को समझने से पहले, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में जो वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट बताया था और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो ऑप एम्प है इसके इनपुट जो वोल्टेज होते हैं V1 V2 वो हमेशा बराबर रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑप एम्प का गेन इन्फिनिटी होता है इसलिए। तो स्टूडेंट्स, उन जो कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आज हम इसके एप्लीकेशन को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप एक बार मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखें और उसमें जो कंसेप्ट हैं उसको एक बार वापस से मेमोराइज कर लें, ताकि आज का वीडियो लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिल्कुल आसानी से इस वीडियो लेक्चर को समझ सकते हो। ऑप एम्प की सबसे पहली एप्लीकेशन है वो ये है कि ऑप एम्प एक समर के तौर पर काम करता है। यानी ऑप एम्प अपने इनपुट पर उपस्थित सिग्नल्स को जोड़ सकता है और उनका एवरेज भी निकाल सकता है। तो स्टूडेंट्स, ऑप एम्प को एज ए समर काम कराने के लिए सबसे पहले हम एक ऑप एम्प लेंगे और इस ऑप एम्प को नेगेटिव फीडबैक देंगे और नेगेटिव फीडबैक देने के लिए इसके आउटपुट सिरे से एक रेजिस्टेंस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जोड़ देंगे। राइट स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। अब फ्रेंड्स, क्या है कि जिन सिग्नल्स को ऐड करना है उन सिग्नल्स के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, माना आर रेजिस्टेंस, और सिग्नल की वोल्टेज V1। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सिग्नल, इसकी वोल्टेज V2 है, उसके साथ हम एक R1 रेजिस्टेंस यूज करेंगे, यानी R1 रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और उसको पॉइंट से जोड़ देंगे। और इसी प्रकार से तीसरे सिग्नल के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे R1 और उसको भी हम पॉइंट ए से जोड़ देंगे और तीसरे सिग्नल की वोल्टेज है V3। अब फ्रेंड्स, ये जो V1 V2 V3 है, इनसे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R1, इससे भी R1 और इससे भी R1। ये रेजिस्टेंस हमने स्टूडेंट सेम रखे हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान रखने वाली बात है कि V1 V2 V3 ये जो वोल्टेज है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब स्टूडेंट्स, इसका जो नॉन इन्वर्टिंग सिरा है उसको भी हम ग्राउंड से जोड़ देंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स, हम वर्चुअल ग्राउंड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करें। वर्चुअल ग्राउंड की प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट को समझा था। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में यदि नॉन इन्वर्टिंग सिरा 0 वोल्ट पर है, ग्राउंड ऐसे 0 वोल्ट पर है, तो इन्वर्टिंग सिरा भी 0 वोल्ट पर होगा, राइट। तो ये 0 वोल्ट पर है, तो जो सिरा ए है वो भी वर्चुअली ग्राउंडेड होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, 0 पर होगा, राइट। 0 पर होगा। राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, यानी कि 0 वोल्ट पर होगा, राइट। 0 पर होगा, या
अब स्टूडेंट्स इस V1 वोल्टेज बहने वाली धारा I1, इस V2 वोल्टेज के कारण R1 में बहने वाली धारा I2 और इस V3 वोल्टेज के कारण R1 में बहने वाली धारा I2। राइट स्टूडेंट्स, अब टोटल करंट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? इस पॉइंट पर पहुंचने वाली टोटल करंट कितनी है स्टूडेंट्स? I प्लस I2 प्लस I2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम केसीएल का इस्तेमाल करेंगे, यानी किरचॉफ के करंट नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो इस नियम के अनुसार किसी पॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग और पॉइंट से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर आने वाली धारा है I1 इन तीनों का योग, और इस पॉइंट से दूर, चूंकि स्टूडेंट्स ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसलिए जो V0 वोल्टेज होगी वो नेगेटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉइंट A से इस आउटपुट टर्मिनल यानी पॉइंट D की तरफ होगी, पॉइंट A से पॉइंट D की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये तीन जो करंट है वो तो A की तरफ आ रही है, और ये जो करंट है IF वो इस पॉइंट से दूर जा रही है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से केसीएल का प्रयोग करते हुए आने वाली करंट का योग बराबर जाने वाली करंट का योग। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ही करंट IF जा रही है, इसलिए जो टोटल करंट होगी दूर जाने वाली वो IF के इक्वल होगी, यानी IF का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फीडबैक करंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ 0 वोल्ट है, राइट? तो अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सेपरेटली प्रत्येक ब्रांच के लिए ओम के नियम का इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारा R1 स्टूडेंट्स, ये V1 वोल्टेज, राइट? और ये हमारा कितना स्टूडेंट्स पॉइंट है? 0 वोल्ट पे, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, वर्चुअली ग्राउंडेड है इसलिए। तो स्टूडेंट्स ओम के नियम से इसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? वोल्टेज कितनी है दोनों के बीच में? V1, और रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? R1। अब ठीक इसी प्रकार से हम V2 वोल्टेज के लिए ओम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो I2 करंट का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? V/R1, V2/R1। अब ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम V3 सिग्नल के लिए, V3 वोल्टेज के लिए ओम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो इस ब्रांच में V3 वोल्टेज के कारण फ्लो होने वाली करंट I3 इज इक्वल्स टू V3/R1। अब स्टूडेंट्स टोटल करंट कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम I1, I2, I3 का मान, ये जो हमने यहाँ पर निकाले हैं, रख देंगे इस समीकरण में। तो I1 करंट का मान V1/R1, I2 करंट का मान V2/R2, और I3 करंट का मान ये भी R1 और ये भी R1। I1 करंट का मान V1/R1, I2 करंट का मान V2/R1, और I3 करंट का मान V3/R1। ये जो तीनों I2, I3 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रख दी, तो हमको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। और ये स्टूडेंट्स जाने वाली करंट यानी IF। अब स्टूडेंट्स IF करंट का मान हम ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करें, बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ओम के नियम का इस्तेमाल करना है। ये हमारा RF रेजिस्टेंस है, और ये हमारा 0 वोल्ट है, और ये हमारा V0 वोल्ट है, राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच का वोल्ट डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। 0 करंट कैसे फ्लो हो रही है स्टूडेंट्स? इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर, तो 0 माइनस V0, इसका पोटेंशियल कितना है स्टूडेंट्स? V0। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0 माइनस V0। और रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? RF। तो
करंट का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स -V0 अपॉन RF। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस करंट की वैल्यू जो है यहां पर रख देंगे, और स्टूडेंट्स यहां से हम V0 की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स इन तीनों में R1 कॉमन आ जाएगा, R1 बाहर निकाल लिया मैंने, और ये ऊपर चला जाएगा और माइनस। अब स्टूडेंट्स यदि RF और R1 बराबर ले लिया जाए तो V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स -1। ये चूंकि दोनों इक्वल है इसलिए हम दोनों को हम काट सकते हैं, V1 V2 प्लस V3। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, जो आउटपुट वोल्टेज होगी यदि हम RF और R1 को इक्वल ले लें, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को और इन तीनों को यदि हम इक्वल ले लें तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इन तीनों का जोड़ होगी, इन तीनों सिग्नल्स का क्या होगी स्टूडेंट्स, जोड़ होगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से यदि फीडबैक रेजिस्टेंस और इन तीनों रेजिस्टेंस का मान फीडबैक रेजिस्टेंस के इक्वल ले लिया जाए, राइट, यानी इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल, इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल और इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल ले ली जाए, तो उस स्थिति में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के जोड़ के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ऑप एम्प एक समर के तौर पर काम करेगा। तो अब स्टूडेंट्स हम ऐसा क्या करें कि जो ऑप एम्प है वो वोल्टेजेस का सम न करके उनका एवरेज निकाल दें, राइट स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है स्टूडेंट्स, यदि R1 की वैल्यू R1 अपॉन 3 ले ली जाए, यदि RF की वैल्यू R1 अपॉन 3 ले ली जाए तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 क्यों लिया, सिग्नल कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 2 3, तो चूंकि 3 सिग्नल है इसलिए मैंने यहां पर अपॉन 3 ले लिया। तो अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में R1 की वैल्यू लिख देंगे, RF की वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट्स। तो रुको स्टूडेंट्स, R1 अपॉन 3, RF की वैल्यू रख दी हमने, अपॉन में कितना आ रहा है स्टूडेंट्स R1, और यहां पर कितना है V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट स्टूडेंट्स, और माइनस। तो अब R1 और R1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3, ये हमको रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स। अब ये रिजल्ट क्या कहता है, अब ये रिजल्ट ये कहता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इन तीनों का जोड़ और उसका एक तिहाई होगी, राइट। क्या है कि इन तीनों का जोड़ जो होगा उसका एक तिहाई होगी, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है उनका एवरेज होगी। स्टूडेंट्स आपने एवरेज की परिभाषा पढ़ी होगी, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राइट। राशि कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3, V1 V2 V3, राइट। तो ये है राशियों का योग, V1 प्लस V2 प्लस V3, इन राशियों का योग कितना है स्टूडेंट्स, ये V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज और V3, इन तीनों का जो जोड़ होगा वो राशियों के योग के बराबर आएगा। और राशियों की संख्या, कितनी राशियां हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 3, V1 V2 V3, और उनका, इसलिए हमने जो चूंकि राशियों का योग तो हमारे पास इतना हो गया, राशियों की संख्या होगी 3, तो ये जो V0 आउटपुट वोल्टेज जो प्राप्त होगा इस स्थिति में वो इन तीनों वोल्टेज का एवरेज होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने देखा कि RF की वैल्यू यदि आप R1 के इक्वल कर लें तो उस केस में तो जो हमारा ऑप एम्प होगा वो वोल्टेज का सम करेगा, और यदि RF की वैल्यू इस प्रकार से ले ली जाए, यदि RF की वैल्यू इस प्रकार से ले ली जाए कि R1 अपॉन जितने हमने सिग्नल दे रखे हैं उनकी संख्या, राइट। अब जैसे कि हमने यहां पर 3 सिग्नल दे रखे थे, 1 2 3, तो हमने क्या किया, R1 अपॉन में 3 कर लिया, और यदि 4 सिग्नल होते तो R1 अपॉन में 4 कर लेते, राइट। तो इस प्रकार से यदि RF को इस प्रकार से लिया जाए कि
R1 अपॉन नंबर ऑफ सिग्नल्स, राइट, नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास, तो फ्रेंड्स यदि RF को R1 अपॉन नंबर ऑफ सिग्नल्स ले लिया जाए तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज हमको प्राप्त होगी वो उन सिग्नल्स का एवरेज होगी। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं।